नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मैं एक सीरीज़ शुरू करना चाह रहा था जिसमें कि मैं हर एक दिन के इंटरवल पे एक म्यूचुअल फ़ंड का जो फ़ंड होता है उस पर एक डिस्कशन करता, जिससे कि आप लोगों को हर एक म्यूचुअल फ़ंड के बारे में, हर एक म्यूचुअल फ़ंड का फ़ंड के बारे में आइडिया मिल जाता कि उसमें इन्वेस्टमेंट कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कौन सा फ़ंड आपके किस काम के लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लें तो हमारे पास एसबीआई में बहुत सारा फंड्स है, जैसे कि एसबीआई ब्लू चिप फंड, एसबीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, एसबीआई सेविंग फंड, एसबीआई बैंकिंग एंड फार्मा, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई मिड कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इस तरह का और भी बहुत सारा फंड्स है। तो एक्चुअली कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किस में इन्वेस्ट किया जाए, किस में नहीं किया जाए, कब कौन सा परफॉर्म अच्छा करेगा या किस स्टेज में किस में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो मैं इस सीरीज़ को शुरू कर रहा था। तो इस सीरीज़ का मेरा ये पहला वीडियो है जिसमें कि हम एसबीआई ब्लू चिप फंड के विषय में जानेंगे, जो कि ऐसा देखा जा रहा है कि ब्लू चिप फंड बहुत ही प्रचलित फंड है और बहुत अच्छा रिटर्न देता है और बहुत ही मतलब एक स्टेबल, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ करता है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं, है ना, और इसके विषय में जानते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक स्लाइड है जिसमें कि एसबीआई ब्लू चिप फंड के विषय में बताया गया है। ये एसबीआई ब्लू चिप फंड, व्हाट इज़ एन इन्वेस्टमेंट विदाउट ए ब्लू चिप। एक बढ़िया सा देखिए एक अंगूठी बना हुआ है जिसमें कि दोनों तरफ एक डायमंड है, लेकिन ब्लीच का ब्लू चिप मिसिंग है। मतलब कि एक मतलब बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने एसबीआई ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट आपका पूरा नहीं हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एसबीआई ब्लू चिप फंड प्रोडक्ट लेबलिंग, दिस प्रोडक्ट इज सूटेबल फॉर इन्वेस्टर हु आर सीकिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज हुज मार्केट कैपिटलाइजेशन इज एटलीस्ट इक्वल टू और मोर देन द लीस्ट मार्केट कैपिटलाइज्ड स्टॉक्स ऑफ S&P BSE 100 इंडेक्स टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ये कहना क्या चाहता है? ये कहना ये चाह रहा है कि इसमें ब्लू चिप फंड में जो भी आप इन्वेस्ट करें, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देगा। मतलब कि आप लंबे समय में, लंबा मतलब बहुत लंबा भी नहीं, अगर आप चाहते हैं इसे 2 साल 3 साल 4 साल में भी विड्रॉ करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। जो भी इन्वेस्टमेंट इसमें होता है वो लार्ज कैप में हो रहा है तो वो लंबे समय में आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा। रिस्की है, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क नहीं है, मॉडरेट रिस्क है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्यों लार्ज कैप और अभी क्यों? एसबीआई ब्लू चिप फंड, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मतलब स्लाइड बाय स्लाइड हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है ये, क्यों लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों अभी करना चाहिए, उसके बाद ब्लू चिप फंड क्यों। अब इस जो ब्लू चिप फंड है इसमें इन्वेस्टमेंट का साइकोलॉजी क्या है, किस तरह से फिलोसॉफी क्या है, किस तरह से कौन से इंडेक्स को देख करके इन्वेस्ट करते हैं हमारे जो फंड मैनेजर्स है, वो फंड्स की डिटेल्स में भी हम लोग जाएंगे, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए ब्लू चिप फंड में, ठीक है, उसके विषय में भी डिस्कस करें। और परफॉर्मेंस कैसा रहा है, अब तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा, आगे परफॉर्म कैसा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग कि लार्ज कैप आर रिलेटिवली स्टेबल। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेबल है, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ करती है। अगर किसी तरह का कुछ मार्केट फ्लक्चुएशन भी आता है तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार डाउन हो जाता है, धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी वो डाउन होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको धीरे धीरे रिटर्न मिलेगा, लेकिन स्लो एंड स्टेडी रिटर्न मिलता रहेगा। अब अगर हम लोग इस चार्ट के अनुसार देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि रोलिंग 3 ईयर्स, ये 2005 से 2016 का मैंने चार्ट निकाला है ना, थोड़ा सा पुराना है लेकिन फिर भी आपको एक लमसम आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे ही ये ग्रोथ जो कर रहा है, जैसे कि इसको अगर हम लोग देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप के में ये कंपैरिजन किया गया है, जो कि अगर ये ग्रोथ जो भी ऊपर नीचे हो रहा है तो आप देख पा रहे हैं अगर 30% ग्रोथ ले रहा है तो अप्रॉक्स 9% के अनुसार डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि मिड कैप अगर देखते हैं तो मिड कैप 11.51% का ग्रोथ कर रहा है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, अगर ये 35% का ग्रोथ कर रहा है तो अप्रॉक्स 12 से 13% का इसमें डाउन ट्रेंड भी आ जाता है। और स्मॉल कैप अगर देख रहे हैं तो उसमें अगर 30% का अगर उछाल आता है तो 20% का डाउन ट्रेंड भी आ सकता है।
ठीक है। तो अब हम लोग इस पर आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो लार्ज कैप परफॉर्मेंस अक्रॉस मार्केट साइकिल, पूरे मार्केट साइकिल में लार्ज कैप का परफॉर्मेंस किस तरह का है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2005 से 2007 ये एक राइजिंग मार्केट था, मतलब मार्केट यहाँ पर ग्रो कर रहा था। जब मार्केट ग्रो कर रहा था तो आप देख पा रहे हैं कि लार्ज कैप फंड जो था वो 118% ग्रो किया, लेकिन जैसे ही मार्केट 2007 से 2009 में डाउन ट्रेंड में आया है तो 118% ग्रो किया, लेकिन डाउन ट्रेंड कितना है, -53% का ही। अगर आप इसी चीज़ को मिड कैप फंड में देखें तो राइजिंग मार्केट में 158% का ग्रोथ मिला है, लेकिन जैसे ही डाउन ट्रेंड में आया तो 64% वो माइनस में भी गया है। मतलब कि किसी तरह का अगर कुछ इंटरनेशनल कंप्रेंसी भी आती है तो मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो ज़्यादा डाउन होगा कंपेरेटिवली टू लार्ज कैप, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कि 2009-10 का मार्केट अगर देखते हैं तो 9-10 में 9-10 और 10-11 एक मतलब स्टेबल और अच्छा मार्केट रहा। ग्रोथ 129% का रहा, लेकिन जब फॉलिंग मार्केट आया तो -24% ही लार्ज कैप स्टॉक गिरा। माफ़ी चाहूँगा। अगर आप देख रहे हैं कि मिड कैप स्टॉक्स तो 192% का ग्रोथ मिला, लेकिन नेगेटिव जब गया तो -36, बहुत ही अच्छा मार्केट था ये 9-10 11-12 का जो मार्केट 9-10 10-11 का जो मार्केट था, बहुत ही अच्छा स्टॉक मार्केट था। स्मॉल कैप जो कि काफ़ी तेज़ी से यहाँ ग्रो किया है, 215% का ग्रोथ मिला है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो 40% ही डाउन ट्रेंड में गया है। तो इस तरह से देख पा रहे हैं हम लोग कि मार्केट के अनुसार एक लार्ज कैप स्टॉक जो है ना थोड़ा सेफर साइड रहता है कि नहीं, अगर हमको कभी ज़रूरत भी पड़ेगी तो विड्रॉ करेंगे तो ऐसा नहीं कि नुकसान होगा। जैसे कि स्मॉल कैप में कभी कभार हो जाता है कि नहीं, कुछ इंटरनेशनल कंप्रिकेंसी आ गई, कुछ क्राइसिस आ गया, तो वहाँ पर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक विथ हाईली लिक्विडिटी एंड लोअर डाउन, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जब भी आप लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाता है। यहाँ कभी भी अगर कुछ इशू भी आता है तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में भी जा रहा है तो बहुत तेज़ी से गिरता नहीं है, अपने एक स्टेबल पोजीशन बना करके चलता है। इसके बाद अगर हम इस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो फंड पोजीशनिंग, फंड किस तरह से पोजीशन किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स आपका लार्ज कैप में डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ इक्विटी स्टॉक्स ऑफ कंपनी हुज मार्केट कैप इज एटलीस्ट इक्वल टू और मोर देन द लिस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक्स ऑफ द S&P एंड BSE 100 इंडेक्स। मतलब कि इसको इस तरह से इंडेक्स किया जाता है, मतलब इन्वेस्ट किया जाता है, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है जिनमें कि एक स्टेबल जो कि एक कैपिटलाइजेशन जो हमारा इंडेक्स है उसके अनुसार, उसके कैपिटलाइजेशन के अनुसार वो परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद एलोकेशन टू लार्ज कैप थ्रू बॉटम स्टॉक सिलेक्शन, मतलब जो भी जैसे लार्ज कैप है, कुछ लार्ज कैप बहुत अच्छा कम परफॉर्म करे तो ऊपर है, लेकिन नीचे जो है उनमें से भी सिलेक्शन करके कि हाँ ये सारे स्टॉक्स जो है काफ़ी तेज़ी से आगे जा सकते हैं, तो उनमें इन्वेस्ट किया जाता है इसमें, ठीक है। तो लार्ज कैप का 77% जो है नेट एसेट वो अच्छे कंपनियों में, और कुछ परसेंटेज जो है वो मतलब जो नीचे से ऊपर जा सकते हैं कंपनी, उनमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब आते अपॉर्चुनिटी एलोकेशन टू हाई कन्विक्शन मिड कैप। करंट एलोकेशन इज 60% ऑफ द नेट एसेट, मतलब कि ये 16% है, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये 20% हो चुका है। मतलब कि ब्लू चिप का जो कुछ स्टॉक्स है वो 20% जो स्टॉक्स है 20% जो आपका एलोकेशन होगा वो मिड कैप, जो मिड कैप से लार्ज कैप में जाने वाले स्टॉक्स है, जो एनालिसिस के अनुसार वो परफॉर्म कर रहे हैं और वो कुछ दिनों में लार्ज कैप में जा सकते, उन कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो मैक्सिमम एलोकेशन एंडेवर्स टू द कैप्ड एट 10%, मतलब कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका एंडेवर मतलब रिस्क पोर्शन में जाता है तो वो 10% जाता है। तो अभी बेंचमार्क जो S&P BSE 100 के अनुसार काम कर रहा है। फंड मैनेजर्स जो है वो है MS सोनी अदानी, ठीक है। पिछले 13 साल का एक्सपीरियंस रहा है इनका और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इनके देख रेख में फंड बहुत अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। अब अगर इन्वेस्टमेंट परफेक्ट से देखें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर वैसे पर्सनल राय दूं तो 2 से 3 साल कहा जाता है, लेकिन जो कि इक्विटी बेस्ड प्रोडक्ट है, तो मान लेते हैं कि कुछ कोविड जैसा कुछ आ जाता है तो उस सेंस में आपको लॉस भी हो सकता है 2 से 3 सालों में, तो कम से कम इसको 5 साल से ऊपर का दायरा रख के चलिएगा तो आपको कभी भी लॉस या नुकसान होने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी क्या है। तो इसमें जो भी बॉटम अप क्या होता है कि मतलब एक स्टॉक जो है वो अपने बॉटम में है, अब वो उस बॉटम को वो टच कर रहा है
तब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है, तब फिर वहाँ से आपका स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी के अनुसार इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। फोकस ऑन अल्फा जनरेशन, एक अल्फा जनरेशन एक मतलब पैटर्न होता है स्टॉक्स में, स्टॉक का जो चार्ट होता है उसमें एक पैटर्न है अल्फा जनरेशन। तो इस फिलोसॉफी को लेकर के इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टॉप 10 सेक्टर्स कौन सी है जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है एसबीआई ब्लू चिप फंड का। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में होता है, फार्मा में होता है, ऑटोमोबाइल्स में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, आईटी में होता है, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स में होता है, कंज्यूमर गुड्स में होता है, कंस्ट्रक्शन में होता है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में होता है, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड में होता है। आप स्क्रीन में देख सकते होंगे कितने परसेंट का जो आपका एलोकेशन है, कितने परसेंट एलोकेट इसमें होता है, वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। अप्रॉक्स टोटल जो है 86.05% जो है वो इन्हीं सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होता है। अब टॉप 10 होल्डिंग्स एसबीआई ब्लू चिप फंड का कौन सा है, तो टॉप 10 होल्डिंग्स में आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, सन फार्मा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, यूपीएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, लार्सन इंडसइंड बैंक वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा हट चुका है, ठीक है, वो हट गया, अब नहीं है। लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, डिवाइस लैबोरेटरी, ये जो मार्केट लीडर्स है ये उनमें ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका ब्लू चिप स्टॉक्स का। इसमें अगर आगे और बढ़ते हैं तो क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है ग्रेजुअली रिकवरिंग, पॉलिसी फॉर्म्स आर बीइंग इनिशिएटेड, मतलब कि जो गवर्नमेंट्स का जो प्लान है कि नहीं कंपनीज़ को ग्रो कराना है, उनको सपोर्ट करना है, तो उस सेंस में यहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगा ब्लू चिप फंड्स में। एफआईएस फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कंटिन्यू चल रहा है, लार्ज कैप स्टॉक्स जो है अच्छा रिटर्न दे रही है और रिस्क कम है, लिक्विडिटी बिल्कुल मिल जाता है। ब्लू चिप फंड जो है एक लार्ज कैप फंड है विथ अपॉर्चुनिटी एलोकेशन टू मिड कैप फंड, मतलब 20% फंड आपका मिड कैप में भी जा रहा है, यानी कि वहाँ पर से आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा। मिड कैप यानी कि जो कंपनी जो है वो ग्रो करने वाली है, मिड कैप से लार्ज कैप में आने वाली है, उनमें भी आपका इन्वेस्टमेंट 20% फंड जो है उसमें एलोकेट हो रहा है। तो अब परफॉर्मेंस अगर देखते हैं हम तो 2015-16 का परफॉर्मेंस जो था बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर दूसरे फंड से देखें तो एवरेज में रिटर्न अच्छा ही दिया है। ब्लू चिप फंड जो है 6.4% का रिटर्न दे रहा है। उसके बाद 2014-15 का देखें तो 26% का रिटर्न आया है। 2013-14 का देखें तो 38.67 एब्सोल्यूट रिटर्न है। अगर आप सिंस इंस्क्रिप्शन रिटर्न देखें तो 11.22 दिखा रहा है। अभी का रिसेंट अगर आप देखते हैं तो वो अप्रॉक्स 13% का रिटर्न दे रहा है। अब आपको तो मैंने बता ही दिया था, सोहिन अदानी जी इनके फंड मैनेजर्स हैं, तो आप इस चार्ट को देख करके और स्टडी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इतना जो भी जानकारी आई है उतना में इन्वेस्टमेंट का एक आइडिया मिल गया होगा कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको ये ज़रूरत नहीं है, आप एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में जानते ही होंगे कि 63% स्टॉक जो है स्टेट बैंक के पास है और 37% जो है एमओडी के पास है। ये एक बहुत ही रेप्यूटेटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब मैं अगर एक कॉमन सी बात करूँ तो यहाँ पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट होता है वो 5,000 रुपये से स्टार्ट होता है। एसआईपी करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये से एसआईपी होता है। अनलिमिटेड समय तक कर सकते हैं, कोई टाइम बॉन्ड नहीं है कि 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के लिए करना है, जब तक करना चाहे कर सकते हैं। और ये भी नहीं है कि ये क्लोज एंडेड है कि मतलब जब मैच्योरिटी आएगा तो आपके अकाउंट में चला आएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। ये कंटिन्यू चलता रहेगा। आपको जब इच्छा हो पार्शियल विड्रॉल का भी ऑप्शन है, फुल विड्रॉल का भी ऑप्शन है, मतलब आपको जब भी इच्छा हो आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा होती है कि नहीं हमको पूरा 100% फंड दे दिया जाए तो आपको बिल्कुल 100% मिल जाएगा। अगर आपकी इच्छा नहीं कुछ पार्शियल विड्रॉ करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। अब टैक्स की बात पे आ जाते हैं, तो टैक्स में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 लाख से ऊपर का जो भी रिटर्न मिलेगा, इन्फ्लेशन की पार्ट को हटा करके आपको उसमें टैक्स लगेगा, जितने परसेंट के स्लैब में आप होंगे, ठीक है। तो वो आप अपने अनुसार प्लान कर लीजिएगा, डिज़ाइन कर लीजिएगा कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, टैक्स ना लगे। आप अपना स्लैब के अनुसार ट्रैक कर लीजिएगा कि कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा रहा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी फंड्स के विषय में बनाऊँ वीडियो, आप लोगों को जानकारी दूं, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए कि कौन से फ़ंड के बारे में आप जानना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वैसे भी लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो अगर कुछ जान लेते हैं तो आपके लिए भी फ़ायदा है और उन लोगों के लिए फ़ायदा है। तो भविष्य में जब लॉकडाउन ख़त्म होता है वो लोग प्लान कर सकेंगे, आप भी प्लान कर सकेंगे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे अनुरोध रहेगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप लोगों का
प्रेम देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जो उत्साह बढ़ाते हैं उससे और वीडियोज़ बनाने का इच्छा करता है। तो आप लोगों का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद।